तो आज पढ़ेंगे हम क्या, क्लोज। अब पहले देखते हैं क्लोज होता क्या है। क्लोज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य या वाक्य खंड या वाक्यांश। ये कहते हैं। अब देखो एक सेंटेंस बताता हूं आपको, जैसे ही इट्स। अब आप ये बताओ मेरे को कि ये सेंटेंस है या क्लोज है। पता है सेंटेंस आपने पढ़ा है ना, अभी तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ये सेंटेंस है या क्लोज है? क्लोज है। सेंटेंस क्यों नहीं है? वर्ब नहीं है। तो देखो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के पार्ट होते हैं। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। मतलब सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और जो उसका बाकी हिस्सा होता है वो क्या होगा? प्रीडिकेट। अब ये सेंटेंस में तो सेंटेंस सब्जेक्ट है, प्रीडिकेट में क्या आता है? आपकी वर्ब आती है और वर्ब के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आता है और अदर वर्ड होते हैं। अगर ये चीजें होगी उसमें तो ही वो सेंटेंस होगा। सेंटेंस और क्लोज में फर्क क्या है कि सेंटेंस में क्या आना चाहिए? एक सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और एक प्रीडिकेट होगा। और प्रीडिकेट में क्या होगा? वर्ब होगी, कॉम्प्लीमेंट होगा और अदर वर्ड हो सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। क्लोज जो होता है, क्लोज के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो तो वो क्लोज होगा। समझ में आई बात? कि अगर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो वो क्लोज हो सकता है, लेकिन एक सेंटेंस नहीं हो सकता। सेंटेंस अगर होगा तो सेंटेंस में क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो उसमें क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए और अदर वर्ड होगी तो ही सेंटेंस होगा। तो अब ये आपके पास है, ये क्लोज है या सेंटेंस? क्लोज है, क्योंकि इसमें आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में आपके पास और क्या है? वर्ब है। ये चीज है, तो ये आपका क्या है? क्लोज। क्लोज मतलब सेंटेंस का ही एक भाग होता है, उसी का क्या होता है? वाक्य खंड। मतलब सेंटेंस के ही जो टुकड़े होते हैं वो क्या होता है? क्लोज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेंटेंस में क्लोज हो सकता है, कोई भी सेंटेंस क्लोज हो सकता है, लेकिन प्रत्येक क्लोज सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्लोज का मतलब है, क्लोज तो सिर्फ सब्जेक्ट है, वर्ब आते ही क्या बन जाएगा? वो क्लोज। लेकिन सेंटेंस के लिए आपको और क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि क्लोज जो है वो कोई भी सेंटेंस में हो सकता है, लेकिन हर सेंटेंस क्लोज नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? अब आप इसको बस यहां से शुरुआत से आप ढंग से समझ लेंगे, उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है? बाद में क्लोज आपको घर पे भी जगाएगा। समझिए कैसे जगाएगा? रात को भी आपको कहेगा ये कि मारो में मेरे को भी सुनाओ रात में, रजाई में भी आपके साथ सोएगा ये। समझिए? तो यहां तक की चीज किस किस को समझ में आ रही? सबको समझ में आ रही है कि सेंटेंस क्या है और क्लोज क्या है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अब ये इसी वाक्य को हम लिखते हैं, ही ईट्स एन एप्पल। अब ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस है तो ये क्लोज है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, दोनों चीजें हैं। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब आते ही क्लोज है, लेकिन क्लोज के साथ साथ में ये क्या है? एन एप्पल। सेंटेंस कंप्लीट होता है ना। सेंटेंस किसे कहते हैं? कि वो पूरा मतलब किसी भी चीज का पूरा कंप्लीट अर्थ देता हो। समझिए कंप्लीट मीनिंग होगी तो ही वो सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आ गई? तो अब बात करते हैं हम क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, ये बात करेंगे। अब इतना तो समझ में आ गया ना सेंटेंस और क्लोज का डिफरेंस क्या है। अब बात किसकी करनी है कि क्लोज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लोज जो है, अब मैं एक सेंटेंस लिख के आपको बताता हूं।
आई वेंट देयर एंड met her when she was bathing। ये देखते हैं, ये आपके पास एक सेंटेंस है। क्या है ये? सेंटेंस। और सेंटेंस के ही टुकड़े क्या होंगे? क्लोज कहलाएंगे वही। अब देखो इसमें हमने देखा आई वेंट देयर, एक ये आपके पास क्लोज है ना। इसके बाद एक ये आपके पास क्लोज है एंड मेट हर, और एक ये आपके पास क्लोज है। ठीक है, तो अब इस पे इस सेंटेंस से हम देखते हैं कि क्लोज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लोज जो आपके होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के क्लोज होते हैं। पहला होता है आपका मेन क्लोज, और इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज, और इसी को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज। समझ गए? अब ये 3 नहीं हुए, इसी को एक ही इसी सेंटेंस को क्या बोलेंगे? मेन क्लोज। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लोज। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, ये मतलब जो मेन क्लोज होता है ये एकदम से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर नहीं होता है, मतलब दूसरे क्लोज के ऊपर ये निर्भर नहीं रहेगा, इसका खुद का एक कंप्लीट मीनिंग होगा। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर पे होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज जो है ये क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज होगा। कौन सा होगा? डिपेंडेंट, मतलब ये दूसरे पर निर्भर रहता है। समझ गए? ये मेन क्लोज पर निर्भर रहेगा। जब तक मेन क्लोज नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। समझ गए? जैसे मान लो हम यहां देखते हैं एंड मेट हर, मैं उससे मिला, कंप्लीट मीनिंग नहीं है ना। और मैं उससे मिला तो कंप्लीट मीनिंग नहीं आया। जब इसके साथ में जैसे मेन क्लोज जुड़ेगा, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड मेट हर, और उससे मिला, तो ये कंप्लीट मीनिंग देता है। समझ गए? तो जाके ये एक सेंटेंस बनेगा, और नहीं तो ये क्या होगा? एक क्लोज होगा। तो दूसरा क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेट क्लोज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज। तीसरा आपका है सबऑर्डिनेट क्लोज। सब ऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये क्लोज भी डिपेंडेंट क्लोज ही होता है। ये भी मेन क्लोज पर ही डिपेंड रहेगा, क्योंकि इसके बिना ये भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। तो इस प्रकार हमारे 3 क्लोज हो गए। कितने क्लोज हो गए? 3। मेन क्लोज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, और कोऑर्डिनेट क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। अब कोई भी सेंटेंस हो वो बिना मेन क्लोज के नहीं बनता है, उसमें मेन क्लोज होना जरूरी है। मेन क्लोज के बिना कोई भी क्लोज क्या कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो वो सेंटेंस नहीं होगा। बात समझ में आ गई यहां तक? और प्रिंसिपल क्लोज हमेशा ही सेंटेंस होगा, क्योंकि वो कंप्लीट मीनिंग देगा, और कंप्लीट मीनिंग जो देगा वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। और जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता वो क्या कहलाता है? क्लोज। तो ये बात समझ में आ गई? सबके समझ में आ गई यहां तक कि क्लोज कितने प्रकार के हैं? सबके याद हो जाएगी ये बात। तो अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में आपके पास मेन क्लोज कौन सा है, कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है। अब हम गए यहां देखते हैं आई वेंट, हमें क्या चाहिए? एक तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद एक अगर वर्ब आपके पास है तो वो क्लोज होगा। लेकिन मेन क्लोज में अदर वर्ड भी चाहिए। मेन क्लोज में क्या चाहिए? अदर वर्ड भी चाहिए। तो ये आपके पास क्या है? देयर। तो इसके लिए ये कौन सा हो जाएगा? मेन क्लोज। ये क्या कहलाएगा आपका? मेन क्लोज। मतलब कोई भी सेंटेंस है,
अगर सेंटेंस है तो वो मेन क्लोज होगा। ये बात समझ में आ गई। और सेंटेंस मैंने बता दिया, सेंटेंस में आपको क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, अदर वर्ड होना चाहिए, तो वो क्या होगा, मेन क्लोज। तो कोई भी सेंटेंस होगा वो मेन क्लोज तो होगा ही होगा, उसके बिना तो सेंटेंस बनता ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लोज की क्या पहचान। अब हम इसको पहचान रहे हैं कि कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है। तो कोऑर्डिनेट क्लोज हमेशा अगर कोई भी सेंटेंस जो है, अगर किसी भी, जैसे कंजक्शन होता है ना, जुड़ा हुआ होता है, तो कंजक्शन का काम क्या होता है, जोड़ना। तो कोई भी कंजक्शन से, जैसे एंड, फॉर, और, नॉर, बट, एज वेल एज, अगर इन कंजक्शन से जुड़ा हुआ है कोई भी क्लॉज, अगर इनसे जुड़ा हुआ है, किससे, एंड, फॉर, और, नॉर, बट, एज वेल एज, तो वो हमेशा कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। समझ में आ रहा है यहां तक, कोऑर्डिनेट क्लोज होगा। तो ये याद रहिएगा आपको, एंड, फॉर, और, नॉर, बट, एज वेल एज, तो वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट क्लोज। तो इसकी पहचान होगी कि कब होगा, जुड़ा हुआ किससे होगा, मेन क्लोज से। किससे जुड़ा होगा, मेन क्लोज। मेन क्लोज कौन सा आपका, ये वाला इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि इसी पे ये दोनों डिपेंड है, दोनों इसी पर डिपेंड है ना। तो आपका क्या, ये जो मेन क्लोज के साथ में अगर एंड, फॉर, और, नॉर, बट, एज वेल एज जुड़े होंगे तो वो कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट क्लोज। समझ गए। तो आपने दो क्लोज समझ लिए, एक तो कौन सा, मेन क्लोज, इसके बाद कोऑर्डिनेट क्लोज, और अब समझते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लोज। देखो ये क्लोज जो है ग्रामर का एक हार्ड है थोड़ा सा पार्ट, बल्कि अगर ये समझ में आ गया तो सबसे सरल है। और इस क्लोज के बिना आप कोई भी बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बना सकते। समझ गए। तो इसको समझना जरूरी है। अब देखते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होता है। ये दोनों हैं डिपेंडेंट क्लोज ही, दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, मेन क्लोज पे। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब है ये आपका WH वर्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। किससे, WH वर्ड से। WH वर्ड कौन से होते हैं पता है ना आपको, व्हेन, व्हाट, वेयर, समझ गए, हाउ, ये सब के सब क्या है, WH वर्ड। तो ये WH वर्ड से अगर कोई भी मेन क्लोज से, मेन क्लोज जो है इससे कंजक्शन के रूप में आपके पास अगर WH वर्ड आ रहा है, उससे अगर कोई भी क्लोज जुड़ा है तो वो आपका कौन सा क्लोज होगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। समझ रहे हो यहां तक। तो वो आपका कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो हमने देखा है इसे व्हेन हो, चाहे यहाँ पे व्हाट हो, या वेयर हो, या विच हो, हाउ हो, इनसे अगर ये जुड़ा है तो आपका क्या कहलाएगा, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। तो आपको तीन क्लोज समझ में आ गए, मेन क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। तो क्लोज कितने प्रकार के हुए, तीन प्रकार के। जो किसी पर डिपेंड नहीं करता वो कौन सा क्लोज है, मेन क्लोज। और ये दोनों क्लोज किस पे डिपेंड है, मेन क्लोज पे। बिना मेन क्लोज के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। ये बात समझ गए आप। अब देखो, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, एंड मेट हर, और उससे मिला, व्हेन शी वाज बाथिंग, जब वो नहा रही थी। ये तो सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं रहा ना, नहाते हुए तो हम मिलते थोड़ी किसी से, मिलते हो क्या तुम ना, ये थोड़ा ठीक करते हैं इसको। कोई अगर नहा रहा है तो उसमें मिल भी नहीं सकते ना उस समय। अगर बाहर नहा रहा तो अलग बात है, लेकिन बाथरूम में नहाए तो नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, सी वाज रीडिंग कर देते हैं, ठीक है। सी वाज रीडिंग, वह पढ़ रही थी। तो इन WH वर्ड से जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये WH वर्ड भी मैं बताता हूं आपको, ये भी तीन टाइप से काम करते हैं WH वर्ड भी, ठीक है। WH वर्ड तीन तरीके से कैसे शुरू करते हैं देखो। एक तो आपके ये होते हैं कौन से WH वर्ड जो होते हैं, वो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक काम किसका होगा इनका, एक तो होते हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और एक होते हैं ये आपके एडजेक्टिव। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और एक ये आपका काम करते हैं कंजक्शन का। किसका, कंजक्शंस।
ये तीन तरीके से, यही WH वर्ड होंगे, यही स्पेलिंग होगी। तुम सोचोगे इसके अर्थ बाद में बदल जाएंगे, वो अर्थ बदल जाएंगे लेकिन स्पेलिंग यही रहेगी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ आएंगे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? जब ये किसी क्वेश्चन बनाने का काम करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। और जब ये किसी नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, तो ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव। समझ गए? और कंजक्शंस जब ये दो क्लोज को जोड़ते हैं, तो ये क्या होते हैं? कंजक्शन का काम करते हैं। तो इनका तीनों जगह ही अर्थ बदल जाता है, तीनों जगह क्या हो जाएगा? अर्थ बदलेगा। समझ गए? अब इनसे हम कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन बनाया व्हाट डिड यू वर्क, ये सेंटेंस बना दिया आपने। तो आगे इसके जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन मार्क आता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझिए कौन से होंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर ये जैसे आता है विच बुक, जैसे मान लो ये आ गया, किसी नाउन से जुड़ा हुआ है ये, तो अब ये क्या क्या करता है यहाँ पे? इस बुक, ये बुक क्या है? नाउन। और नाउन की ये क्या करता है? इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। तो ये यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव। ये तो पता है ना आपको, एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। और प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम की डिफिनेशन क्या होती है? संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। मतलब वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है कौन? प्रोनाउन। समझ गए? और एडजेक्टिव किसे कहते हैं? कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और कंजक्शन जब ये वाक्य के बीच में जैसे ये जुड़ा हुआ है ना, तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का कार्य कर रहा है। समझ गए? ये किसका कार्य कर रहा है? कंजक्शन का। तो तीन तरीके से WH वर्ड को हम काम में लेते हैं। कौन कौन सा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप से, और एडजेक्टिव रूप से, और एक कंजक्शन से। ये बात यहां तक समझ में आ गई आपके? समझ में आ गई ये चीज? अब हम देखते हैं इनके मतलब क्लोज के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं। ये तो थे क्लोज। क्लोज कितने प्रकार के हुए हमारे पास? तीन प्रकार के हो गए। अब हमें क्या देखना है? क्लोज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं यहां तक सबके समझ में आ गया? चलो अब इसके देखते हैं हम क्लोज के आधार पर सेंटेंस। एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। समझ में तो आ रहा नहीं? यहां तक है? Four types sentence on basis of clauses। क्लोज के आधार पे सेंटेंस कितने प्रकार के? चार प्रकार के। क्लोज के आधार पे सेंटेंस कितने प्रकार के हो जाएंगे? चार प्रकार के। अब देखो सेंटेंस हम अलग अलग, जैसे हम टेंस पढ़ते हैं, वहां पे टेंस के आधार पे कितने सेंटेंस हमारे पास? चार। और जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे, उसमें रिपोर्टेड स्पीच के आधार पे कितने थे हमारे पास सेंटेंस? पांच। कितने थे? पांच। और यहां पर हम क्लोज के आधार पे जो सेंटेंस होंगे वो कितने प्रकार के होंगे? चार प्रकार के। चार प्रकार होंगे, और चारों प्रकार को हम समझते हैं। तो पहला प्रकार इसमें होता है आपका कौन सा? सिंपल सेंटेंस। कौन सा आ जाएगा? सिंपल सेंटेंस। इसके बाद दूसरा आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा होता है आपका मिक्स
सेंटेंस। ये लो जी, ये क्लोज के आधार पे हैं। किसके आधार पे हैं? ये चार क्लोज के आधार पे सेंटेंस कितने प्रकार के होंगे हमारे पास? चार प्रकार के। कौन कौन से हो जाएंगे? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स सेंटेंस। समझ में आ गई ये बात यहां तक? अब आपको जैसे हमने क्लोज को पहचाना कि मेन क्लोज कौन सा है, कोऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है, तो वैसे ही उनकी पहचान सबके समझ में आ गई ना कि कौन सा मेन क्लोज होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट क्लोज होता है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो वैसे ही हम इसको पहचानेंगे, सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, मिक्स सेंटेंस क्या है। ये चीजों का हमें पता लगेगा, तब धीरे धीरे हम क्लोज की ओर बढ़ेंगे। अभी तक समझ में आ रहा ना? अब सिंपल सेंटेंस क्या है? तो कोई भी मेन क्लोज होगा वो हमेशा कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। मेन क्लोज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, मतलब मेन क्लोज हमेशा सेंटेंस होता है। मेन क्लोज क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस, मेन क्लोज का जो भी सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंटेंस आएगा? सिंपल सेंटेंस। जैसे तो ये क्या आ जाएगा? इट begins with main clause। इट begins with main clause मतलब ये हमेशा किससे शुरू होता है? मेन क्लोज। जो भी मेन क्लोज होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। अभी हमने जो सेंटेंस लिखा था ना वो दोबारा देखते हैं, उसी से सारा ये समझते हैं। हमने लिखा था I went there and met her when she was reading। देखो इनको आप इस सेंटेंस से ही आप सारे ये सेंटेंस पहचानेंगे। समझ? इसी से हमने क्लोज पहचान लिया ना, इसी से क्लोज तीन प्रकार के पहचान लिया ना कि मेन क्लोज क्या है और कोऑर्डिनेट क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, ये पहचान लिया। अब इसी सेंटेंस से हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे होता है, कंपाउंड सेंटेंस की क्या पहचान होती है, कॉम्प्लेक्स की क्या होती है। तो मैंने बताया सिंपल सेंटेंस क्या होगा कि ये मेन क्लोज होता है। जो भी मेन क्लोज होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। तो एक की पहचान हो गई। और मेन क्लोज की क्या पहचान है? कि वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। समझ गए ना? जो कंप्लीट और कंप्लीट मीनिंग देता है तो इसका मतलब उसमें क्या चाहिए आपको? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड चाहिए। समझ गए? तो वो होगा आपका कौन सा? मेन क्लोज। तो ये शुरू की मेन क्लोज जो होगा, तो मेन क्लोज इस सेंटेंस में कौन सा है? क्यों देखो एक बात और बताता हूं कि जिस भी क्लोज के अंदर किसी प्रकार का कोई कंजक्शन नहीं जुड़ा है, कोई भी कंजक्शन, तो वो कौन सा क्लोज होगा? मेन क्लोज। अब इसमें आपको कोई भी जुड़ा हुआ है यहाँ पे? नहीं ना, यहां तक कुछ भी जुड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। तो अगर ऐसा क्लोज, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी कंजक्शन नहीं जुड़ा है, तो वो कौन सा होगा? मेन क्लोज। एक बात तो ये समझ में आ गई। आपको मान लो जैसे सेंटेंस का अर्थ नहीं आता हो, हर सेंटेंस का नया अर्थ है, मीनिंग ना है उसकी, तो आपको क्या पता करना है कि जिसमें कोई भी कंजक्शन नहीं है तो वो कौन सा क्लोज होगा? मेन क्लोज। बात समझ में आ गई? और अगर मेन क्लोज है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में कौन सा क्लोज होता है? मेन क्लोज। तो मैंने लिखा ना इट बिगिंस विद मेन क्लोज, ये मेन क्लोज से ही शुरू होता है। समझ गए? मेन क्लोज है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। समझ में आ गई बात? पहला समझ गए। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपका है कौन सा? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है ये आपका शुरू होता है इट बिगिंस विद मेन क्लोज प्लस कोऑर्डिनेट क्लोज। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा? उसमें मेन क्लोज तो होगा ही होगा, और मेन क्लोज के साथ कौन सा क्लोज जुड़ा होगा? कोऑर्डिनेट। तो मेन क्लोज के साथ अगर कोऑर्डिनेट क्लोज जुड़ा हुआ है तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? कंपाउंड सेंटेंस।
दो सेंटेंस की पहचान कर लिया आपने कि जैसे हमने इसमें तो सिंपल सेंटेंस का मतलब ही क्या हो गया, मेन क्लोज, और मेन क्लोज के साथ में अगर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, कोऑर्डिनेट क्लोज। और कोऑर्डिनेट क्लोज की क्या पहचान थी, हाँ, उसके अंदर आपके पास कौन से कंजक्शन लगे होने चाहिए, एंड, बट, फॉर, नॉर, एज वेल एज, अगर वो जुड़े हैं तो कोऑर्डिनेट क्लोज। तो अगर इनसे जुड़ के कोई सेंटेंस आता है तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। अब देखते हैं इस सेंटेंस के अंदर ये आई वेंट देर, ये क्या था, मेन क्लोज, कौन सा हो गया, मेन क्लोज। मेन क्लोज के बाद जैसे ही एंड से जुड़ गया ये कंजक्शन है, क्या है ये, कंजक्शन। और एक और चीज बताता हूं आपको कि मेन क्लोज में मैंने कहा कि कोई भी क्या नहीं होता, कंजक्शन नहीं होता, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लोज में और सबऑर्डिनेट क्लोज में हमेशा क्या होगा, कंजक्शन होगा, समझ गए। और तो ही वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट होता है मेन क्लोज। तो इसमें क्या जुड़ गया, एंड कंजक्शन जुड़ गया। तो जैसे ही एंड जुड़ा तो एंड से जुड़ने वाले क्लोज हमें पता है कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट क्लोज। तो अगर कोऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज को जोड़ देंगे तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। तो आपने यहां से जोड़ा आई वेंट देयर एंड मेट हर, यहां तक अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आ रहा है, दो सेंटेंस समझ लिए हमने कि सिंपल सेंटेंस क्या है और कंपाउंड सेंटेंस क्या है, दो चीज समझ में आ गई यहां तक। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है इट बिगिंस विद मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज। देखो इन दोनों में पहले हमने क्या लिखा कि ये मेन क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज जब मिलके बनते हैं तो कौन सा सेंटेंस होता है वो, कंपाउंड सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, ये क्या होगा, मेन क्लोज होगा, इसमें मेन क्लोज के बिना तो कोई सेंटेंस है ही नहीं। तो मेन क्लोज हो गया, मेन क्लोज के साथ में कौन सा क्लोज जुड़ना चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लोज जुड़ेगा। तो मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज दोनों होंगे तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां तक समझ में आ गई चीज, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि ऐसे बैठे हो चुपचाप है। तो ये हो गया आपका क्या, कौन सा, अब आ गया आपका मिक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस बोलते हैं इसको, मिक्स्ड सेंटेंस। अब मिक्स से तो आप वैसे ही समझ गए होंगे, मिक्स का मतलब सम्मिलित करना उन सबको। तो इन सबको हम अगर सम्मिलित कर देते हैं तो ये कैसे शुरू हो जाएगा, इट begins with main clause, coordinate clause, और सबऑर्डिनेट क्लोज। ये लो, अगर इन सबको जोड़ देते हैं हम, कौन सा, मेन क्लोज, मेन क्लोज के साथ में कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट के साथ में, तो कौन सा क्लोज कौन सा सेंटेंस होगा, मिक्स्ड सेंटेंस। तो इस प्रकार हमारी चार सेंटेंस की क्या हो गई, पहचान हो गई। यहां तक सबके समझ में आ रहा है क्या, सबके समझ में आ गया। तो एक बार हम बात पहले दोबारा दोहराते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होगा कि कोई भी मेन क्लोज होगा वो क्या होगा, सिंपल सेंटेंस। और अगर सिंपल सेंटेंस के साथ में कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ दिया जाता है तो कौन सा सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस। और कोऑर्डिनेट सेंटेंस की क्या पहचान थी, कोऑर्डिनेट सेंटेंस नहीं, कोऑर्डिनेट क्लोज। तो कोऑर्डिनेट क्लोज की क्या पहचान है, इनसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है आपका, कोऑर्डिनेट क्लोज। तो कोऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज जुड़ेंगे तो कहलाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। और फिर हम देखते हैं कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, मेन क्लोज के साथ में कौन सा जुड़ जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज। और मिक्स सेंटेंस में ये तीनों मिल जाएंगे।
तो अब इन पूरे सेंटेंस को हम अगर मिला देते हैं तो ये क्या कहलाएगा? मिक्स सेंटेंस। अब ये पूरा कंप्लीट मीनिंग देता है ना, कि मैं वहां गया और उससे मिला जब वो पढ़ रही थी, ठीक है, तो एक कंप्लीट। और अगर मेन क्लोज नहीं है तो ये दोनों ही आपके कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, समझ गए? जैसे आप इस मेन क्लोज को हटाओ कि आई वेंट, ये हटाओ मेन क्लोज, उसको पढ़ो व्हेन शी वाज रीडिंग, जब वो पढ़ रही थी, कंप्लीट मीनिंग नहीं आया। लेकिन जैसे आप ये बोलोगे आई वेंट देयर, मैं वहां गया, व्हेन शी वाज रीडिंग, जब वह पढ़ रही थी, तो ये कंप्लीट मीनिंग देता है। तो ही ये सेंटेंस बनता है, वरना ये क्या रहते हैं? क्लोज। तो अब आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि क्लोज क्या है और सेंटेंस क्या है, ठीक है? सेंटेंस कैसे बनता है और क्लोज कैसे बनता है। अब हम चीजें देखते हैं कौन से, कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कंप्लीमेंट क्या है, ठीक है? यहां तक सबके समझ में आ गया? yes, तो देखो अब वो पढ़ते हैं हम, समझ में तो आ रहा है नहीं यहां तक? तो सेंटेंस का जो पार्ट होते हैं वो कितने हैं? दो। एक तो क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और एक क्या होगा? प्रीडिकेट। अब सेंटेंस के कितने पार्ट हुए? दो, एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा और प्रीडिकेट होगा। अब प्रीडिकेट में क्या आता है? सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो शेष हिस्सा वो सबका सब क्या है? प्रीडिकेट है, समझ गए? जैसे शी इज ए डॉक्टर, ये आपके पास एक सेंटेंस है। अब सी क्या है? सब्जेक्ट, तो सी तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो ये शेष हिस्सा बच गया इसका सेंटेंस का, बाकी का जो भी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रीडिकेट। समझ गए क्या कहलाता है? प्रीडिकेट। तो ये पूरा का पूरा ये तो क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट, और ये क्या बन गया? प्रीडिकेट। यहां तक समझ गए? अब आपको इसमें सेंटेंस में मैंने क्या बताया, अगर कोई एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो वो आपका होता है क्लोज। क्या होगा? क्लोज। और अगर एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है तो वो आपका क्या होगा? सेंटेंस। अब ये क्या है? इज क्या है? इज क्या है? यहां पे हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे। ये क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है, बी की फॉर्म होती है, समझ गए ना? ये हैपनिंग को दर्शाती है, मतलब कोई चीज का होना। अब सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है तो होना दर्शाता ना, तो ये क्या है? यहाँ पे वर्ब है। अब आपको कहेंगे इसके अंदर ए डॉक्टर, ये क्या है? ये तो आपको पता है, ये तो एक आर्टिकल है। डॉक्टर क्या है इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? ऑब्जेक्ट तो देखो, ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको क्या करना है? हमेशा व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना है। किसे? व्हाट और हुम से। अगर इनसे क्वेश्चन करते हैं आप और अगर इसका आंसर मिलता है आपको सेंटेंस में, क्या मिलता है? आंसर। अगर आपने व्हाट से क्वेश्चन किया या हुम से क्वेश्चन किया और अगर उसका आंसर आता है तो वो उस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट है। और अगर इन दोनों का ही आंसर नहीं आता तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें देखो और एक चीज और है, व्हाट से क्वेश्चन करने का मतलब होता है आप किसी लाइफलेस चीज के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ गए? किसके लिए? लाइफलेस। और अगर आप होम से क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब किसी व्यक्ति
कोई व्यक्ति से रिलेटेड कोई पर्सन होगा तो वो उसका आंसर किससे मिलेगा? होम से। अब सीज वह है, क्या का कोई इसमें आंसर नहीं, होम का भी कोई आंसर नहीं है, समझ गए? तो अब यहां पर ये जो डॉक्टर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट से ही अफेक्टेड हो, किससे? सब्जेक्ट के द्वारा ही। जैसे सी कौन है? डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? सी। समझ गए? दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं तो ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या होगा ये? कॉम्प्लीमेंट। और एक दूसरा तरीका और है इसको कॉम्प्लीमेंट को समझने का। अगर आपने व्हाट और हुम से क्वेश्चन किया और उसका आंसर अगर यस आता है, क्या आता है? यस, तो भी वो कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ गए? सी डॉक्टर है, ठीक है, सी क्या है? डॉक्टर है, डॉक्टर सी है, तो यस आंसर आ रहा है, तो यस आंसर आता है तो भी वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इसका हिस्सा मैंने बताया ना आपको, क्या होगा? वर्ब होगी, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदर वर्ड कुछ भी हो सकते हैं। तो अब वर्ब का मतलब तो क्या होता है? एक्शन। क्या होता है? एक्शन। कोई भी एक्शन होती है, मतलब कोई भी काम होता है, वो क्या है? वर्ब होती है। और अगर जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट के लिए हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे सी ईट्स मैंगोज। ये सेंटेंस आपके पास सामने क्या है? सी ईट्स मैंगोज, वह आम खाती है। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चन करेंगे किससे? व्हाट और होम से। किससे करेंगे? वर्ब से करेंगे। सी ईट्स व्हाट? मैंगोज, वह क्या खाती है? तो इसका मतलब आपके सामने क्या आ रहा है? उसका आंसर आ रहा है किसका? व्हाट का। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर किसी चीज के लिए, मतलब आदमी के लिए अगर पर्सन कर रहे हैं तो आप होम से करेंगे, ठीक है। और अगर व्हाट से पर्सन करना है तो वो आदमी के लिए नहीं होगा, किसी वस्तुओं के लिए होगा या किसी लाइफलेस जो भी चीजें होंगी उसके लिए होगा, लाइफलेस चीज के लिए। तो सीड्स, वह क्या खाता है? मैंगो। तो ये आपके सामने किसका आंसर आया आपके पास? व्हाट का। और व्हाट का आंसर आने का मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा वो? ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब ऑब्जेक्ट भी आपके पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो भी मैं बताता हूं आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां तक ये बात तो समझ में आ गई ना कि प्रीडिकेट क्या है। जैसे सी gave me a pen, ये आपके सामने एक सेंटेंस है। तो ये तो क्या हो गया आपका? सी तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो ये शेष वाक्य बच गया इधर तक का, ये क्या है? प्रीडिकेट। अब इस वाक्य में प्रीडिकेट का मतलब क्या बताया मैंने? प्रीडिकेट का मतलब क्या है? वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होंगे या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब वर्ब का मतलब तो मैंने बता दिया, कोई भी एक्शन होगी वो उस एक्शन को ही क्या कहेंगे हम? वर्ब। ठीक है, और ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ए पेन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, मी भी क्या है? ऑब्जेक्ट, और ए पेन भी ऑब्जेक्ट। एक ही सेंटेंस में आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हैं? दो। तो मी है एक तो, और एक ए पेन है। अब एक तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या हमारा, एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? डायरेक्ट, और एक कौन सा हो सकता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सजीव या निर्जीव। समझ गए? एक तो क्या होगा आपका? सजीव, और एक निर्जीव हो सकता है।
लेकिन किसी भी सेंटेंस के अंदर आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा। समझ गए, बिना डायरेक्ट सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। समझ गए, दो हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब पूरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो, किससे, सब्जेक्ट से वो प्रभावित होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, इनडायरेक्ट होना जरूरी नहीं है। समझ गए। अब देखो, अगर मैं यहां तक का सेंटेंस, ये हमने सेंटेंस लिखा है, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो मी हो गया, एक ए पेन हो गया। अब इसमें डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, ये बात। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो सीधा सब्जेक्ट से अफेक्टेड हो, सीधा होगा ना। अब देखो, अगर मैं यहां सी गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। अब मैं अगर एक बार इस सेंटेंस को यहां से कट कर देता हूं, मान लो यहीं तक का है। अब देखो इसका अर्थ देखो, तो इसका मतलब कंप्लीट अर्थ नहीं है। और अगर इस मी को हटा के चेक करो आप, सी गेव ए पेन, तो अर्थ दे रहा है। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट सब्जेक्ट से प्रभावित कौन सा है, ए पेन। तो ये क्या होगा आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट। समझ गए। और जो प्रभावित ये भी होता है ना, तो मी, तो ये क्या होगा इनडायरेक्ट। ये ज्यादा होता है, ये कम प्रभावित होता है। समझ गए। तो ये क्या कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए। और एक ऐसे देखेंगे आप, अगर वर्ब के बाद, वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा, इनडायरेक्ट। और अगर उसके बाद आता है वो आपको क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरीके से समझ गए, जो सब्जेक्ट से डायरेक्ट प्रभावित है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट प्रभावित नहीं है वो इनडायरेक्ट। और किसी भी सेंटेंस में कौन से ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्योंकि बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्ट क्या है। और फिर हम, अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना, व्हाट और होम से। अब देखो, सी गेव, गेव से किससे प्रश्न करेंगे। देखो अब इसमें दो ऑब्जेक्ट, दोनों को पहचानेंगे। अब ये भी एक तरीका और है, अगर आपने व्हाट से क्वेश्चन किया, किससे, व्हाट से, और अगर व्हाट का आंसर आएगा, क्या आएगा, व्हाट का आंसर आएगा, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर आपने होम से क्वेश्चन किया और उसका आंसर आएगा तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए। अब देखो, सी गेव मी, उसने मुझे क्या दिया, सी गेव व्हाट, उसने मुझे क्या दिया, क्या दिया, ए पेन। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना। व्हाट से क्वेश्चन करने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने होम से प्रश्न किया कि सी गेव होम, उसने पेन किसे दिया, होम का मतलब किसे, उसने पेन किसे दिया, मी, मुझे दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने व्हाट और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट। और अगर आपने होम से क्वेश्चन करेंगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट। यहां तक आप समझ गए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये सारी चीजें समझ गए यहां तक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्लोज कितने प्रकार के हैं, क्लोज के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। फिर आपने ये भी देख लिया कि इसमें सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है ये भी पढ़ लिया। और ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ लिया। और ये सारी चीज हम समझ लिया। अब हम इसको देखेंगे क्लोज को, कि ये क्लोज नाउन क्लोज होगा, एडवर्ब क्लोज होगा, एडजेक्टिव क्लोज होगा। ये हम अगली क्लास में पढ़ते हैं।